प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड का जो तीसरा पेपर है बॉटनी का, तीसरे पेपर में अपन ने एक यूनिट कंप्लीट कर ली। अब जो तीसरा पेपर है उसकी तीसरी यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इस जो टॉपिक है इसके संदर्भ में आप और मैं आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आज के व्याख्यान के अंदर जिस टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस कार्बनिक मॉलिक्यूल के बारे में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे मास्टर मॉलिक्यूल या मास्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसके बिना इस जैव मंडल पर जीवन की कल्पना करना बेमानी है। यानी अगर यह मॉलिक्यूल है तो जीवन है, नहीं तो नहीं है। इसका कारण है कि ये एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है, और प्रकृति में इसके उत्पन्न होने के बाद ही जीवन उत्पन्न हुआ। ऐसा जो आज की जो केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ऑर्गेनिक केमिकल थ्योरी ऑफ जो इंडिविजुअल्स है, जिसके आधार पर अपन बताते हैं कि इस संसार में जो जीव पैदा हुआ, उस जीव पैदा होने से पहले जो मॉलिक्यूल पैदा हुआ वो है न्यूक्लिक एसिड। आज के व्याख्यान में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले इसका अपन न्यूक्लिक एसिड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अध्ययन करेंगे। न्यूक्लिक एसिड ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, स्पेशली डीएनए और आरएनए, whose molecules consist of many nucleotides linked in a chain. Two types of nucleoacids are found in the cells of the all living organism. These are DNA and RNA. अब जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो स्ट्रक्चर बताई है, इससे पहले का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें न्यूक्लिक एसिड की जो प्रारंभिक जानकारी पहले नहीं थी। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि जो ऑर्गेनिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अंदर जो कार्बनिक घटक होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। प्रोटीन चूँकि बहुत ही जटिल संरचना होती है इसकी, इसलिए जो जैव वैज्ञानिक थे, जो बायोकेमिस्ट थे, वो ऐसा मानते थे कि प्रोटीन ही एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेल के कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। ऐसी पहले धारणा थी। मगर 1869 में एक स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइस्टर। इन्होंने जो पस सेल्स होती है, जो मवाद पड़ जाती है घाव में, उस पस सेल्स के केंद्रक में से एक कार्बनिक पदार्थ को खोज निकाला, जिसका नाम न्यूक्लिन रखा, क्योंकि उस पस सेल की केंद्रक से इसको खोजा था, केंद्रक में से इसको बाहर निकाला था, इसलिए इसका नाम रखा न्यूक्लिन, जिसे बाद में आर अल्टमान ने 1895 में न्यूक्लिन की अम्लीय प्रकृति के कारण से, इसका जो एसिडिक बिहेवियर है, इसके कारण से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बहुत ही जटिल अणु है जो सभी जैविक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब जो डीएनए है, उस डीएनए की जो अकरेंस है, जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, उसमें ऐसा जो अपने जो फ्रेडरिक माइस्टर ने जिसको न्यूक्लिन कहा, जिसको बाद में आर अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड कहा, और उस न्यूक्लिक एसिड के बारे में 1952 तक यह तथ्य प्रमाणित हो चुका था विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा कि न्यूक्लिन इज केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। न्यूक्लिन इज केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। न्यूक्लिन नाम का जो पदार्थ है, जिसको अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल कहा, वो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है। 1931 में पी ए लेविन ने बताया कि विभिन्न प्रकार की जंतु एवं पादप कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, और यह दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। ये किसने बताया था? पी ए लेविन ने। अब जो डीएनए है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है कि डीएनए इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस में आरएनए होता है, बाकी सब में डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफाज में, और सेल के अलावा जो सेल ऑर्गेनेल है जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी अलग से इनका खुद का डीएनए होता है। जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, नॉर्मली डबल हेलिकल होता है, मगर कुछ प्लांट वायरसेस है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये प्लांट वायरसेस कौन से हैं, इनका नाम रखना है, नाम याद रखना है, साई एक्स 174, साई एक्स 174 174, क्यू एस साई एस 13, साई एस 13 CMV वायरस है, कॉलीफ्लावर मोजिक वायरस। ये प्लांट वायरस है दो प्रकार के, एक है साई एक्स 174 और एक साई एस 13, और इस वायरस का नाम है कॉलीफ्लावर मोजिक वायरस। अब ये जो डीएनए है वो डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उसमें ये फाइबर के समान होता है, अनब्रांच्ड होता है और स्ट्रेट होता है। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 10 की पावर 6 से लेके 10 की पावर 7 डाल्टन होता है, जबकि ये प्रोकैरियोट्स में डीएनए कॉइल्ड होता है। In the nuclei of eukaryotic cells, DNA occur in the form of long, spiral, coiled and unbranched thread. लंबे coiled और unbranched thread के रूप में ये इनके न्यूक्लियस में पाया जाता है। नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर सेल। न्यूक्लियस के अंदर जो जितने क्रोमोजोम होते हैं उतने ही डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर में द केमिकल एनालिसिस हैज़ इंडिकेट दैट डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपाउंड। अब डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर में 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक पेंटोज शुगर होती है जिसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और एक होता है फास्फोरिक ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरी होता है नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ये प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 तरह के होते हैं। तो जो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें 3 तरह के कंपाउंड से डीएनए बनता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेरिक एसिड, और नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस 4 तरह के होते हैं, टोटल 5 तरह के होते हैं। डीएनए के अंदर 4 तरह के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन।
ये तो प्यूरिन होती है, और थाइमिन और साइटोसिन ये पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेस होती है। जो प्यूरिन्स होती है उनकी स्ट्रक्चर और इसके बारे में अपना आगे की स्लाइड में, ये इसकी स्ट्रक्चर है। जो प्यूरिन्स होती है वो ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज डीऑक्सी एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट, ये अब जो प्यूरिन्स होती है वो डबल रिंग होती है इसके अंदर, और जो पैरिमिडिन होती है उसमें सिंगल रिंग होती है। These 4 nitrogen base are separated into 2 categories. Purines, these are 2 ringed nitrogen. The 2 purines found in DNA. Their structure formula are represented in straight chain form. pyrimidines होती है, जो purines होती है उसमें एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडिन जो होती है वो साइटोसिन और थाइमिन। अब जितनी प्यूरिन्स होती है किसी डीएनए के अंदर उतनी ही पिरिमिडिन होती है। ये 4 गाफ का जो बेस रेशो है, 4 गाफ के बेस रेशो के अनुसार जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जितनी प्यूरिन्स नाइट्रोजन बेस होती है उतनी ही पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस होती है। ये इसका 4 गाफ का बेस रूल दिया हुआ है। जो मोलर रेशो ऑफ नाइट्रोजनस बेस में रिगार्डलेस the source of the purine and pyrimidine जो कंपोनेंट अकर इन इक्वल अमाउंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए होता है उसके अंदर जितनी प्यूरिन होंगी, प्यूरिन की मात्रा होती उतनी ही पिरिमिडिन होती है। जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ती है, थाइमिन एडेनिन से अटैच होती है। गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ी होती है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ी रहती है। ATTAGCCG ये इनका अरेंजमेंट होता है जुड़ने का। अब जो डीएनए है वो डीएनए के लिए जो शब्द काम में लेते हैं वो है डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मॉलिक्यूल होती है, यानी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली मीन्स मोर, न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स सिंगल यूनिट होती है। एक सिंगल यूनिट न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया एक पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, 4 में से कोई नाइट्रोजन बेस और एक फास्फेट समूह। तो ये तीनों जब एक एक होके एक चेन में जुड़ते हैं तो इसकी जो सिंगल यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है उस यूनिट का नाम है न्यूक्लियोटाइड। अब इस यूनिट में से ये जो यूनिट लंबी चेन में जब जुड़ जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लिक एसिड। उसमें अगर शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीएनए, और अगर राइबोज शुगर है तो आरएनए। ये इसकी स्ट्रक्चर है, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए की वो न्यूक्लिक एसिड की वो है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट समूह बाहर निकल जाता है तो जो शेष रचना बनती है वो कहती है न्यूक्लियोसाइड। यानी जो शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों जब जुड़े हुए होते हैं उस यूनिट को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये जो स्ट्रक्चर बताई हुई है इसमें ये गुआनिन है और ये एडेनिन है, ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडिन है, थाइमिन और ये यूरेसिल है और ये साइटोसिन है। यूरेसिल होता है वो आरएनए के अंदर होता है। आरएनए के अंदर क्या होता है कि थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये अपने को पता है, इसकी अंतर अपने को पहले पढ़ चुके हैं अपन। Molecular structure. The constituent of DNA were isolated quite early, but how these are arranged so as to carry to know DNA is a long chain polymer। ये वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले इसका डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तावित किया था।
ये न्यूक्लियोसाइड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में अपन, जो न्यूक्लियोटाइड है वो उसका मोनोमर है, और इस मोनोमर में एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, एक नाइट्रोजन बेस होगा और एक फास्फेट मॉलिक्यूल होगा। ये उसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन देख सकते हैं क्लियर कि ये फॉस्फेट समूह है, ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये इसका बेस है। ये एक मोनोमर है, इस मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड। और इसमें से अगर फास्फेट लेस हो जाएगा, ये फास्फेट बाहर निकल जाएगा, ये लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसका ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब जो वाटसन क्रिक मॉडल है, उस वाटसन और क्रिक मॉडल को अपन इसके डायग्राम से ही समझेंगे, इसकी लैंग्वेज को नहीं देख के इसके डायग्राम को समझेंगे कि एक जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक जो इसका घेरा होता है, उस एक घेरे का जो माप है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ये 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अब इस 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं वो 10 होते हैं। सामान्य जो डीएनए है उसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। जैसे अगर ए है तो सामने टी है, इधर जी है तो उधर सी है, ऐसे 10 बेस पेयर्स होते हैं। और प्रत्येक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर की जो बीच की दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो एक घेरा है, उस घेरे का जो व्यास है, उसके घेरे के अंदर जो नाइट्रोजन बेस आते हैं वो 10 आते हैं, और उसका जो माप है, परिमाप है, वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल की जो बीच का जो एरिया है, इसकी चौड़ाई है, वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इसके बारे में कुछ जानकारी, वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल है, इसके बारे में अपने को जानकारी रखनी है। अब इसमें जो ये अपने मॉलिक्यूल देखा है, इसके अंदर अपन देख रहे हैं एक जो थ्रेड होता है उसका एक साइड में 3 एंड है, तो दूसरे थ्रेड का 5 एंड होगा। और जो दूसरी साइड में जो 3 एंड वाला है उसका दूसरा साइड 5 एंड होगा, और 5 एंड होगा तो उसके सामने वाला होगा 3 एंड। यानी एक जो इसका थ्रेड होगा डीएनए का, हेलिक होगी, एक जो हेलिक होगी वो 3 to 5 होगी, और दूसरी हेलिक होगी वो 5 to 3 होगी, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ द बेस पेयरिंग द टू स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंटेड विथ, एक जो स्ट्रैंड होता है वो दूसरी स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्स एकदम उसकी कॉपी होती है। इट मीन्स इफ ए चेन हैज ए रीजन with a sequence of nitrogenous base thymine, cytosine, adenine, cytosine, guanine, then the corresponding region is complementary। अगर एक साइड में थ्रेड के ऊपर ए है तो सामने वाली साइड में ए, जी, ए, टी और सी और जी। एडेनिन है तो सामने थाइमिन है, इधर थाइमिन है तो उधर एडेनिन है, इधर जी है तो उधर सी है। DNA consists of two complementary chains twisted around each other, forming a right-handed helix. One turn of the helix measure of the, ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, contain 10 pairs of nucleotides placed at a regular interval, और एक इंटरवल दूसरे के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। The diameter of the helix is, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये अपने पढ़ लिया। ये जो इसकी स्ट्रक्चर दी है, जो एक जो मोनोमर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर है शुगर, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये एडेनोसिन की स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वाटसन एंड क्रिक, जो वाटसन एंड क्रिक है वो कंप्लीटली इसके जो डीएनए है, द डबल हेलिक्स कंप्राइजेज ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी जो डीएनए की जो डबल हेलिक्स होती है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पहली बात। दूसरी, 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स आर एंटी पैरेलल, ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरा, ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज ए शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, और द नाइट्रोजनस बेस डायरेक्टेड इनसाइड द हेलिक्स, दीज बेसेस आर
यानी जैसे सर्पिलाकार सीढ़ी होती है, वो सर्पिलाकार सीढ़ी में दोनों साइड में जो डंडे लगे होते हैं वो तो शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं, और बीच में जहाँ पे पैर रखते हैं अपन, उन बीच वाले जो पैर वाले सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ नाइट्रोजन बेस की बनी होती है। सीधी सीधी अपन इस प्रकार से अपन हिंदी में इसको कहते हैं, अपन जैसे कहते हैं द्विकुंडलित सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा संरचना होती है। द्विकुंडलित सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा संरचना होती है डीएनए की, डीएनए को समझने के लिए। ये अपन ने पढ़ लिया। नाइट्रोजन बेस होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब ये पूरा जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि डीएनए की खोज कैसे हुई, किन किन वैज्ञानिकों का भूमिका रही, ये सब इस टेबल में दिया हुआ है। इस टेबल को अपन अच्छी तरह से देखेंगे और उसको नोट करेंगे। आज के व्याख्यान में अपन ने डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, उसमें जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, जो मास्टर मॉलिक्यूल है, उसकी जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके आगे अपन न्यूक्लिक एसिड का जो आगे का भाग है वो करेंगे।